मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला था और डांट से बहुत डरता था, खासकर इसलिए क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि वह हमसे पार्टिसिपल्स पर सवाल करेंगे और मुझे उनके बारे में पहला शब्द नहीं पता था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि भाग जाऊं और दिन बाहर बिताऊं। यह इतना गर्म था, इतना उज्ज्वल। जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे और चीरघर के पीछे खुले मैदान में प्रशिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपल्स के नियम से कहीं अधिक लुभावना था, लेकिन मुझ में प्रतिरोध करने की ताकत थी और मैं जल्दी से स्कूल चला गया। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। पिछले 2 साल से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थीं। हारी हुई लड़ाइयां, ड्राफ्ट, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, और मैंने बिना रुके मन ही मन सोचा, अब क्या बात हो सकती है। फिर जितनी तेजी से मैं जा सकता था उतनी जल्दी लोहार वाचर, जो वहां था, अपने प्रशिक्षु के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था, मेरे पीछे बुलाया। इतनी तेजी से मत जाओ बब, तुम बहुत समय में अपने स्कूल पहुंच जाओगे। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है और पहुंच गया एम हेमल के छोटे से बगीचे सब सांस से बाहर। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बड़ी हलचल होती थी, जिसे गली में सुना जा सकता था, लेकिन अब यह सब इतना शांत था। मैंने बिना देखे अपनी मेज पर आने के लिए हंगामे पर भरोसा किया था, लेकिन जाहिर है उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत होना था। खिड़की के माध्यम से मैंने अपने सहपाठियों को पहले से ही उनके स्थान पर देखा और एम हामेल अपने लोहे के भयानक शासक के साथ अपनी बांह के नीचे ऊपर और नीचे चल रहा था। मुझे सबके सामने दरवाजा खोलना था और अंदर जाना था, लेकिन कुछ न हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत प्यार से कहा, जल्दी अपने घर जाओ नन्हे फ्रांज, हम तुम्हारे बिना ही शुरुआत कर रहे थे। मैं बेंच पर कूद गया और डेस्क पर बैठ गया। तब तक नहीं, जब मैं अपने डर पर थोड़ा काबू पा चुका था, क्या मैंने देखा जो हमारे शिक्षक ने अपने खूबसूरत हरे कोट में पहन रखा था। उसका झालरदार शर्ट और छोटी काली रेशमी टोपी, सरी कि उन्होंने निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों को छोड़कर कभी नहीं पहना। इसके अलावा पूरा स्कूल इतना अजीब और गंभीर लग रहा था। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वह यह थी कि पीछे की बेंचों पर, जो हमेशा खाली रहती थीं, गांव के लोग हमारी तरह चुपचाप बैठे रहते थे। ओल्ड हॉसर अपनी तिकोनी टोपी के साथ, पूर्व महापौर, पूर्व पोस्टमास्टर और कई अन्य, इसके अलावा सब उदास दिखे। कि मैं यह सब सोच रहा था, एम हेमेल अपनी कुर्सी पर बैठे और उसी गंभीर और कोमल स्वर में जो उन्होंने मेरे साथ किया था कहा, मेरे बच्चों, यह आखिरी सबक है जो मैं तुम्हें दूंगा। My children, this is the last lesson I shall give you. बर्लिन से केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया है। एल्सेस और लोरेन के स्कूल। नया मास्टर कल आएगा। यह तुम्हारा आखिरी फ्रेंच पाठ है। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत चौकस रहो। ये शब्द मेरे लिए क्या वज्रपात थे। ओह, अभागे, यही उन्होंने रखा था दी टाउन हॉल। मेरा आखिरी फ्रेंच पाठ। क्यों? मुझे मुश्किल से लिखना आता था। मुझे और कभी नहीं सीखना चाहिए। मुझे वहीं रुक जाना चाहिए। फिर ओह, मुझे अपने सबक न सीखने, पक्षियों के अंडे मांगने या सार पर फिसलने के लिए कितना अफसोस था। मेरी किताबें, जो कुछ समय पहले इतनी भारी लग रही थीं, इतनी भारी थीं, मेरा व्याकरण और संतों का मेरा इतिहास, अब पुराने दोस्त थे कि मैं हार नहीं मान सकता था। और एम हामेल भी। यह विचार कि वह दूर जा रहा है, कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे उसके शासक के बारे में सब कुछ भूल गया और वह कितना सनकी था। गरीब आदमी। यह इस आखिरी पाठ के सम्मान में था कि वह रविवार के अच्छे कपड़े पहन लिए थे। और अब मैं समझ गया, गांव के बूढ़े आदमी वहां कमरे के पीछे क्यों बैठे थे। इसका कारण यह भी था कि उन्हें इस बात का भी अफसोस था कि वे और अधिक स्कूल नहीं गए थे। यह हमारे स्वामी को उनकी 40 वर्षों की निष्ठावान सेवा के लिए धन्यवाद देने और उस देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का उनका तरीका था, जो अब उनका नहीं था। जबकि मैं यह सब सोच रहा था, मैंने अपना नाम पुकारा, सुना। सुनाने की बारी मेरी थी। कृदंत के लिए उस भयानक नियम को कहने में सक्षम होने के लिए मैं क्या नहीं देता, बहुत जोर से और स्पष्ट और एक गलती के बिना। लेकिन मैं पहले शब्दों में उलझ गया और वहीं खड़ा हो गया, अपनी मेज को पकड़कर। मेरा दिल धड़क रहा है और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने एम हामेल को मुझसे कहते सुना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। छोटे फ्रांज, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। देखो ये कैसा है। हर दिन हमने खुद से कहा है, बाह, मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सीखूंगा। और अब तुम देखो हम कहां से बाहर आ गए हैं। आह, यह एल्सेस के साथ बड़ी परेशानी है। वह कल तक सीखना बंद कर देती है। अब वहां के उन साथियों को आपसे यह कहने का अधिकार होगा।
यह कैसे है? आप फ्रांसीसी होने का नाटक करते हैं और फिर भी आप अपनी भाषा न तो बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। लेकिन आप सबसे खराब नहीं हैं। बेचारा छोटा फ्रांस। दुनिया में भाषा सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक है कि हमें इसे अपने बीच सुरक्षित रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब लोग गुलाम होते हैं, जब तक वे अपनी भाषा को मजबूती से पकड़ते हैं, ऐसा लगता है कि उनके पास अपनी जेल की चाबी है। फिर उसने एक व्याकरण खोला और हमें हमारा पाठ पढ़ा। मुझे भी लगता है कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था, और यह कि उन्होंने इतने धैर्य के साथ कभी भी सब कुछ नहीं समझाया था। ऐसा लग रहा था जैसे गरीब एन जाने से पहले हमें वह सब देना चाहता है जो वह जानता था, और एक ही झटके में हमारे सिर पर डाल देना चाहता था। व्याकरण के बाद एकाएक चर्च की घड़ी में 12 बज गए। फिर एंजेलस। उसी क्षण हमारी खिड़कियों के नीचे ड्रिल से लौट रहे प्रशियाई लोगों की तुरहियां बजने लगीं। एम हैमिल उठ खड़ा हुआ, बहुत पीला, उसकी कुर्सी पर। मैंने उसे इतना लंबा कभी नहीं देखा। मेरे मित्र, उन्होंने कहा। 1 लेकिन कुछ घुट गया उसका। वह जारी नहीं रह सका। फिर वह की ओर मुड़ा, ब्लैक बोर्ड, चौक का एक टुकड़ा लिया और अपना सब कुछ सह रहा है ताकत। उसने जितना बड़ा लिखा था, सकना, फ्रांस अमर रहे। फिर वह रुक गया और अपना सिर दीवार से टिका दिया, और बिना कुछ बोले उसने हाथ से हमें इशारा किया। स्कूल से तुम्हारी छुट्टी हो गई है, जा सकता है।